बच्चों, घूमने फिरने का शौक लगभग हर व्यक्ति को होता है। जब जब समय मिलता है हम अपने व्यस्त जीवन से निकाल कर उस समय को, कीमती समय को कहीं ना कहीं घूमने जाने की कोशिश अवश्य करते हैं। और जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो वह विवरण, वह वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह भी एक यात्रा वृत्तांत है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें लद्दाख की खूबसूरती का परिचय दिया है। और पाठ पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगेगा मानो हम स्वयं लद्दाख की ठंडी हवाओं के बीच, सुनहरे मौसम के बीच में घूम रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं और लद्दाख को नज़दीकी से देखते हैं। पाठ का नाम है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। चलिए पढ़िए मेरे साथ साथ। पहली बार जब मैं सितंबर 1955 में कश्मीर घाटी में स्थित कंगन में मीरा बहन गोबल आश्रम में गया था तो उसी समय से लद्दाख जाने का स्वप्न देखता था। मैं जब सोनमर्ग की ओर जा रहा था तो रास्ते में मील के पत्थरों पर कारगिल लिखा देखकर मन में कई प्रकार की कल्पनाएं उठती थीं। मेरा एक सपना तिब्बत जाने का था, वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन तिब्बत से मिलता जुलता प्रदेश तो है लद्दाख, इसलिए वहाँ तो कभी भी जा सकता हूँ, इसका मुझे विश्वास था। तो लेखक ने लद्दाख जाने का स्वप्न कब देखा था? जब वे 1955 में कश्मीर घाटी में गए थे। उसी समय उन्होंने सोचा था कि एक ना एक दिन वे लद्दाख भी अवश्य जाएंगे। मई 1981 में जब हम कश्मीर कोहिमा चिपको पैदल यात्रा पर निकलने वाले थे तो हम लेह या कारगिल से पद यात्रा प्रारंभ करना चाहते थे। पद यात्रा मतलब वह यात्रा जिसमें पैदल चला जाता है। लेकिन लद्दाख के संसद सदस्य पी नमग्याल ने कहा, लद्दाख जाकर क्या करोगे, वहाँ तो पेड़ ही नहीं है, कम से कम 1 महीना तो वहाँ से श्रीनगर पहुँचने में ही लग जाएगा। फिर छोटी छोटी बस्ती वाले गांव हैं, लेकिन वे भी बहुत दूर दूर। तो जिस उद्देश्य से ये लोग पद यात्रा पर जा रहे थे, चिपको आंदोलन, तो उसके लिए ऐसी जगह पर जाना था जहाँ वृक्ष होते। तो उस समय वहाँ के जो संसद सदस्य थे उन्होंने कहा कि लद्दाख जाकर क्या करेंगे, वहाँ तो पेड़ ही नहीं है। हमें यात्रा श्रीनगर से ही प्रारंभ करनी पड़ी। यात्रा का पहला चरण चंबा, हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ और वहाँ से मैं लद्दाख के लिए लाहौन स्थित क्षेत्र में बस से चला गया। रोहतांग दर्रा पार करते ही एक नई दुनिया के दर्शन हुए, जिसमें नदी और पहाड़ तो थे लेकिन पेड़ नहीं। पिछले सितंबर में जब मैं मनाली गया तो किसी ने बताया कि केलांग से लेह तक बस सेवा प्रारंभ होने वाली है। इसमें देरी थी, इसलिए 20 सितंबर को श्रीनगर से लेह की ओर जीप से निकल पड़ा। 434 किलोमीटर लंबी इस सड़क का रख रखाव सीमा सड़क संगठन करता है। सप्ताह में सोमवार के दिन यह सड़क मरम्मत के लिए बंद रहती है। बलतल से, जहां पर यातायात नियंत्रण होता है, हमें आगे बढ़ने की विशेष अनुमति मिल गई। रास्ते में कंगन से आगे नदी के उस पार, जहां पहले सघन वन थे, सघन मतलब घने जंगल थे, अब उनकी छटनी हो गई है, मतलब जंगलों को थोड़ा कम कर दिया गया है, छांट दिया गया है। इस बीच में एक और घुमंतू गुज्जरों के बीच खेती के लिए ज़मीन का वितरण था। ये ज़मीनें प्रायः तीखे ढालों पर हैं, जिस पर वे मक्की उगा रहे हैं और भूख शरण अर्थात भूमि के कटाव की गति को तीव्र कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सोनमर्ग का लंबा चौड़ा घास का मैदान अब लेह की ओर सामान लेकर जाने वाले सैकड़ों ट्रकों का विश्राम स्थल था। पहले यहाँ घोड़े चढ़ते थे। पर्यटकों को
थाजीबाज की ओर ले जाते हुए इक्के दुक्के घोड़े अब भी देखे जा सकते हैं। सोनमर्ग से आगे बलतल की पड़ताल चौकी है। यहीं से छोटी सिंधु को पार कर एक रास्ता अमरनाथ की गुफा को जाता है। यह पहलगाम वाले परंपरागत रास्ते से कुछ छोटा लेकिन कठिन है। बलतल में घाटी समाप्त हो गई और हमारा रास्ता ऊपर जोजिला दर्रे की ओर बढ़ने लगा। 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी जगहों को ढूंढकर पर्वतीय लोगों ने रास्ते बना दिए। इन रास्तों को ला कहते हैं। दर्रे के लिए ला शब्द का उपयोग कश्मीर से लेकर ठेठ अरुणाचल प्रदेश तक होता है। वहाँ भी हमने कश्मीर कोहिमा चिपको पदयात्रा के दौरान ला को पार किया था। तो ला किसे कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ों के बीच जहाँ वहाँ के स्थानीय लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर रास्ते बना लिए पर्वतों के बीच में से, उस स्थान को, उन रास्तों को ला के नाम से जाना जाता है। जोजिला मई से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन निरंतर कार्य करता है, लेकिन 16 नवंबर 1986 को यहाँ पर इस शताब्दी की भयंकरतम दुर्घटना हुई। मतलब सबसे अधिक भयंकर दुर्घटना वहाँ पर घटी, जिसमें सैकड़ों लोग बर्फ के तूफान के नीचे दब गए। लेह की ओर से आने वाले ट्रकों का काफिला आगे बढ़ा ही था कि यकायक मतलब अचानक हिमपात होने लगा। हिमपात कहते हैं जब बड़ा अव्यवस्थित ढंग से बर्फ गिरती है, उसे हिमपात कहा जाता है, जो कि बहुत भयंकर दुर्घटनाओं का भी रूप ले लेती है। वे जानते थे कि बर्फ से पहले दर्रा पार नहीं किया गया तो 6 महीनों तक यहीं फंसे रहेंगे। रास्ते की सफाई के लिए लोग इंतजार कर ही रहे थे कि ऊपर से बर्फ का रेड़ा आया और सबके सब वहीं दब गए। अब भी टूटे हुए ट्रकों के अवशेष नाले में पड़े हुए हैं। तो हिमपात, ऐसी बर्फीली जगहों पर, पहाड़ों पर जब हिमपात होता है तो अक्सर बड़ी बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जोजिला से पानी की एक धारा कश्मीर की ओर जा रही है, जो छोटी सिंधु से मिलकर आगे झेलम में मिलती है। तो ये नदियों के नाम हैं। वहाँ छोटी सिंधु का मतलब है कि सिंधु नदी का एक छोटा सा अंश वहाँ पर देखने को मिलता है, जो आगे झेलम नदी में जाकर मिल जाता है। दूसरी धारा लद्दाख की ओर जाती है और दरास नाले से होकर सुरु नाले से मिलती है। ये सब मिलकर बड़ी सिंधु नदी बनाते हैं। दर्रे से कुछ आगे बढ़कर लेह की ओर से आने वाले वाहनों का नियंत्रण करने के लिए मुगमार में यातायात नियंत्रण चौकी है। यहाँ पर सब वाहन रुके हुए थे। ट्रकों की 3 किलोमीटर लंबी कतार। आगे बढ़ने के लिए व्याकुल चालकों की बोलचाल में हम गुस्सा और तेजी का अनुभव कर सके। शायद यह प्राणवायु की कमी और ऊंचाई का असर हो। लद्दाख इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, इसलिए वहाँ बहुत लंबे समय तक ठहरना कभी कभी मुश्किल लगने लगता है। तो इसलिए लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाह रहे थे। कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन भी यहाँ पर रुकना पड़ता है, इसलिए वे खाने पकाने के बर्तन व स्टोव सब कुछ साथ रखते हैं। अब चारों ओर खल्लाट टीले थे। खल्लाट अर्थात जहाँ बिल्कुल हरियाली ना हो, हरियाली का नामो निशान नहीं था। द्रास नदी या उसके सहायक किसी नाले के पास जहाँ लोगों ने नहर निकाल सिंचाई का इंतज़ाम किया था, कुछ हरियाली दिखाई देती थी। लद्दाख में एक ही फसल होती है और वह गेहूं की फसल। सितंबर के अंत में गेहूं कट रहे थे। गेहूं के साथ मटर भी होती है। मजनू, बिलो और पॉपलर के पेड़ भी लोगों ने पनपाए हैं। इनसे ईंधन और जाड़ों में घास के लिए पत्तियां प्राप्त होती हैं। वन विभाग भी यहाँ पर इन पेड़ों को पनपा रहा है। हमें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि रेगिस्तान में चारे और ईंधन का भारी अभाव यानी कमी और भूखे पशुओं की भरमार होने के बावजूद भी कोई इन रोपवानियों को
छेड़ता नहीं। यानी चाहे कितनी ही पशुओं के लिए चारे की समस्या हो, कितनी ही कमी हो रही हो, पर फिर भी इन पौधों को वहाँ कोई छेड़ता नहीं है, इन पेड़ों को कोई काटता नहीं है। लद्दाख का पहला जिला कारगिल है। 2750 मीटर की ऊंचाई पर नदी तट पर स्थित जिला मुख्यालय की जनसंख्या केवल 2500 है। यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दिए। कारगिल से 10 किलोमीटर आगे नाले के किनारे हरा भरा बखालू गांव है। कारगिल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कारगिल युद्ध हुआ था जहां भारत ने विजय प्राप्त की थी और अपना तिरंगा लहराया था। ये उसी कारगिल की बात हो रही है। तो कारगिल से 10 किलोमीटर आगे नाले के किनारे हरा भरा बखालू गांव है। क्या नाम है उस गांव का? बखालू। मिट्टी के घर, सपाट मिट्टी की छत, बखालू नदी की सारी घाटी हरी भरी है। खेतों में सूरजमुखी के फूल थे। 15 वर्ष पुराने मजनू बिलो के पेड़ भी दिखाई दिए। सूर्योदय का समय था। चंवर गायें जंगल की ओर चरने जा रही थीं। रास्ते में हम थोड़ी देर मैलबेग गांव में रुके, जहां लद्दाख में प्रवेश करते ही कारगिल के गांवों में मस्जिद की मीनारें दिखाई देती थी। यहाँ हमें बौद्ध पूजा स्थल, जिसे स्थानीय लोग चंबा कहते हैं, दिखाई दिया। पहाड़ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति खुदी हुई थी। यह सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। यानी कि यह स्थान इस बात को दर्शाता है कि एक तरफ मस्जिद थी और एक तरफ महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी नज़र आ रही थी। पहाड़ों पर ही भगवान बुद्ध की मूर्ति खुदी हुई थी। इसका मतलब वहाँ पर विभिन्न जनजातियों के लोग रहते हैं। कारगिल और लेह के बीच 3700 मीटर ऊंचा नामकुला दर्रा है। दोनों ओर रेत के टीले व सीधे खड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। सीधे खड़े मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे, एकदम सीधे खड़े हुए पहाड़ वहाँ पर चारों ओर नजर आ रहे थे। यहाँ इतनी ऊंचाई पर भी महिला भेड़ बकरियां चरा रही थीं। जहाँ थोड़ी भी नमी के कारण घास का तिनका दिखाई देता, बकरियां ढूंढ ढूंढ कर उसे चट कर जाती। लेखक को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने दुर्गम स्थान पर भी महिलाएं पशुओं को चरा रही हैं। दूसरा दर्रा हमें फौतुला 4100 मीटर ऊंचा मिला। 12 बज रहे थे, इसलिए तेज हवा चलनी प्रारंभ हो गई। फौतुला से नीचे सिंधु की घाटी तक 1200 मीटर की उतराई है। बीच में लामा गुरु का सुंदर गांव और रेतीले टीलों पर बनी मिट्टी की विभिन्न आकृतियां वायु रक्षण के कारण बनी हैं। फौतुला के खादसे गांव 2900 मीटर तक की उतराई तक जाती हुई सड़क सर्पाकार है। सर्पाकार मतलब सर्प के आकार में, टेढ़ी मेढ़ी। खादसे गांव के बाहर छोर तैन बौद्ध धार्मिक स्तूप है। तो बौद्ध मंदिर कह लीजिए या बौद्ध तीर्थ स्थान कह लीजिए, जिसका नाम है छोर तैन। गांव इतना हरा भरा है कि लगता नहीं कि हम रेगिस्तान के बीच हैं। यहाँ की खुबानियाँ तो मशहूर हैं। खुबानी एक फल का नाम है जो बहुत मीठा होता है। यहाँ पर सेब भी होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन रस और मिठास कम। तो इस यात्रा के दौरान लेखक ने जो जो महसूस किया, जो जो अनुभव किए, वो हमारे साथ बांट रहे हैं। कारगिल से सुबह चलकर हम किसी तरह शाम को लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख की आबादी पिछले 15 वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। यह प्राचीन व्यापार केंद्र, जो भारत का ताशकंद और तिब्बत से व्यापारिक संबंध जोड़ता था, अब एक पर्यटक नगर का रूप ले रहा है। यानी कि अब वहाँ पर पर्यटक बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। टूरिस्ट लोग, जो कि लद्दाख में पहले कम था, वहाँ पर वो एक दुर्गम स्थान माना जाता था, पर अब बहुत से पर्यटक वहाँ जाने लगे हैं। लेह की जनसंख्या सन 1961 के मुकाबले दुगनी से अधिक हो गई है। 1961 में यही 3720 लोग रहते थे।
जो 1981 में 7,987 हो गए। लेह का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले यहाँ लोग खेती और पशुपालन पर आश्रित थे, अब पर्यटन उनका मुख्य व्यवसाय हो गया है। तो जिस स्थान पर पर्यटन बढ़ जाए, लोगों का, टूरिस्ट का आना जाना बढ़ जाए, फिर वहाँ पर बहुत से उद्योग शुरू हो जाते हैं, वहाँ होटल्स खुल जाते हैं और नई से नई तकनीक आ जाती है, बहुत सी सुविधाओं को वहाँ पर स्थापित करना पड़ता है। तो जहाँ पहले केवल खेती ही मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, अब वहाँ पर पर्यटन के बढ़ने से अन्य बहुत से व्यवसाय शुरू हो गए हैं। सन 1974 में जब पहल यह क्षेत्र पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर केवल 551 पर्यटक आए थे। सन 1984 में उनकी संख्या 4,200 हो गई। अधिकतर पर्यटक पश्चिमी देशों से आते हैं, जो तिब्बत के वर्जित प्रदेश होने के बाद लेह को देखकर संतोष करते हैं। मतलब जब तिब्बत जाना वर्जित हो गया तो वो लेह को देखकर ही संतोष कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। पश्चिमी ढंग के होटल धड़ाधड़ बन रहे हैं, जिनमें दैनिक खर्चा 400 रुपये तक आ जाता है। इसमें खाना पीना भी शामिल है। इसके अलावा निजी घरों में भी 40 से 100 रुपये रोज़ देकर पर्यटक रहते हैं। पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण तो यहाँ का जीवन, रेगिस्तान की रंग बिरंगी पहाड़ियाँ जो हिम शिखरों को छूती हैं, यानी बर्फीली चोटियों को छूती हुई सुंदर रंग बिरंगी पहाड़ियाँ पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। और पुरानी इमारतों में टीले पर बना लेह का राजमहल व बौद्ध मठ मुख्य रूप से पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन जहां लेह में रुपए लेकर आया है, उसके साथ कई नई समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। यानी कि वहाँ के लोगों को पर्यटन की वजह से व्यवसाय तो मिला है, आमदनी बढ़ी है, लेकिन कुछ समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। लोगों का जीवन बाजार की अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गया है। प्राय सभी चीज़ें बाहर से आने लगी हैं। पहले गेहूं व जौ पैदा करते थे और लोगों की मुख्य खुराक सत्तू और मक्खन मिली नमकीन चाय होती थी, जो इस ठंडे प्रदेश में शरीर को गर्म रखने के लिए आवश्यक है। पर अब तो खेती में सब्जियां उगाई जाती हैं, क्योंकि सेना व पर्यटकों के लिए इसकी मांग है। यहाँ 14 किलो तक की एक गोभी और 7 किलो तक की मूली हुई है, यानी कि फसलें भी बढ़िया किस्म की वहाँ पर की जाती हैं, क्योंकि देश विदेश से वहाँ पर्यटक आते हैं। सब्जी बेचकर लोग चावल खरीदते हैं। सत्तू के लिए कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी, अब ईंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। जम्मू और कश्मीर की सरकार प्रति वर्ष 10,000 क्विंटल जलाऊ लकड़ी यहाँ भेजती थी। कश्मीर घाटी में बढ़ते हुए वन विनाश को रोकने के लिए इसका परिमाण घटाकर आधा कर दिया है। रसोई गैस का प्रबंध तो कर लिया गया है, लेकिन जाड़े के दिनों में यानी सर्दी के दिनों में इसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। बड़ा स्टॉक रखा नहीं जा सकता और जोजिला का प्रवेश द्वार तो 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है। गोबर के उपले भी अब जलाने को नहीं मिलते, क्योंकि गेहूं जौ की खेती समाप्त होने के साथ साथ चारे का भी अभाव हो गया है। चाय सत्तू के लिए मक्खन बाहर से मांगना पड़ता है। प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए के मक्खन की लद्दाख में और मुख्यतः लेह में खपत होती है। यानी कि लेखक ने बताया कि जो चीज़ें पहले वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी, बल्कि वहीं पर बनती थी, वहीं पर उनका निर्माण होता था, अब बहुत सी ऐसी चीज़ों को बाहर से मंगवाना पड़ता है, उनकी कीमत चुकाकर, जिनकी आपूर्ति कभी कभी कम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ पर्यटन बढ़ने से वहाँ पर आमदनी बढ़ी, लोगों को नए नए व्यवसाय मिले, रोज़गार मिले, पर वहीं साथ साथ बहुत सी दैनिक जीवन में समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। लद्दाख की ऊर्जा की समस्या को हल करने की दिशा में एक प्रयोग लद्दाख परिस्थितिकी केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र की स्थापना 14 वर्ष पूर्व
इंग्लैंड में जन्मी एक युवती हेलेने ने की थी। हेलेने 14 वर्षों से गर्मियों में लेह में ही रहती हैं। यह केंद्र वर्ष में 300 दिनों तक चमकने वाली धूप का घरों को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए प्रयोग करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए उसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लिवलीहुड अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया है। यानी कि वहाँ की जो ऊर्जा की समस्या है लद्दाख की, उस पर किसने काम किया? इंग्लैंड में जन्मी एक युवती ने, जिसका नाम क्या है? हेलेन। और इस कार्य के लिए उन्हें वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लद्दाख के विकास के सिलसिले में लोग स्वर्गीय सोलम नोरबे को आदरपूर्वक याद करते हैं। वे लद्दाख में जन्मे पहले इंजीनियर थे। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा पाई थी और कश्मीर राज्य की सेवा में आ गए। सन 1947 में उन्होंने लेह में हवाई अड्डा बनाया। उसके बाद लेह श्रीनगर सड़क बनाई। वे लद्दाख के विकास आयुक्त रहे और सेवानिवृत्त होने पर, यानी अपनी सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद, वे राजदूत भी रहे। शेख अब्दुल्ला ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। लद्दाख में आज जो भी कुछ विकास दिखाई देता है उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। यानी कि स्वर्गीय सोलम नोरबे, जो कि लद्दाख के पहले इंजीनियर थे, उन्होंने लद्दाख के विकास के लिए बहुत कुछ काम किया। यानी आज जो भी कुछ विकास वहाँ नज़र आता है उसका श्रेय लेखक कह रहे हैं उन्हीं को जाता है। मुझे इस यात्रा के दौरान एक ऐसी विभूति मिली जिन्होंने 20 वर्षों में 17 लाख वृक्ष इस ठंडे रेगिस्तान में लगाए। सोचिए, जिस क्षेत्र को रेगिस्तान कहा जा रहा है वहाँ जलवायु इतनी प्रतिकूल है वृक्षों के लिए, हरियाली के लिए, पर फिर भी वहाँ पर एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने 20 वर्षों में 17 लाख वृक्ष वहाँ पर लगाए। इनमें से 77% जीवित हैं। ये है 57 वर्षीय नवांग सांगे। नवांग सांगे सन 1954 में लेह में फॉरेस्टर यानी कि वन कार्यकर्ता नियुक्त हुए। उसके बाद वे फॉरेस्ट रेंजर हुए। अपने सेवा काल में उन्होंने जांस्कर, नुब्रा, चांगथांग सर्वत्र पेड़ लगाए। 15,000 फुट की ऊंचाई पर चांगथांग क्षेत्र में उन्होंने 8 लाख पेड़ लगाए। नवांग सांगे को प्रारंभ में तो लोगों को समझाने में बहुत कठिनाई होती थी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि पेड़ होंगे भी। लेकिन नवांग सांगे ने कहा, सन 1947 में तो पुराने बाग थे जो कबालियों के आक्रमण के समय तबाह हो गए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद नवांग सांगे अपने घर में खेती करते हैं। एक होटल भी उन्होंने बनाया। नाती पोतों से भरा पूरा घर। वे पूजा में अपना समय बिताते हैं। मैंने उनको भगवान बुद्ध के इस उपदेश कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 5 वृक्ष लगाने चाहिए और हर वृक्ष की 5 साल तक रक्षा करनी चाहिए, याद दिलाई। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्होंने मुझे वचन दिया कि उनका शेष जीवन अपने अधूरे काम को पूरा करने में, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में लगेगा। तो भगवान बुद्ध ने पर्यावरण को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण उपदेश दिया था। वह क्या था कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाए और उन वृक्षों की 5 वर्षों तक रक्षा करे, उनकी सेवा करे, उनका ध्यान रखे, यानी कि वृक्ष लगाकर भूल ना जाएं। तो इस तरह से जहाँ चाह होती है बच्चों, वहाँ राह मिल ही जाती है। तो जिस व्यक्ति की लेखक ने बात बताई, नवांग सांगे, उन्होंने उस बर्फीले रेगिस्तान में भी इतने पेड़ लगाकर ये साबित कर दिया कि यदि हम चाहें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो देखिए, जिस पर्यावरण को हम बेतहाशा नष्ट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसी की रक्षा के लिए लोग किस कदर काम करते हैं
और अपना जीवन ही सारा पर्यावरण की रक्षा में व्यतीत कर देते हैं। तो देखा बच्चों, लद्दाख में कितनी खूबसूरती बिखरी हुई है। अब आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए, और वो वर्णन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि मानो वो आपके साथ साथ उस यात्रा पर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर, और उन नज़ारों का, प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहा है।